हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज के टाइम में जब एसयूवी टर्म एक बहुत ही अब्यूज्ड वर्ड है, हर एक छोटी हैचबैक जो थोड़ी सी ऊपर उठा दी गई है या हाइट उसका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा दिया गया है, या एक सेडान जिसको हाइट दे दी गई है, जिसको ऊंचा कर दिया गया, उन सबको कॉम्पैक्ट एसयूवी बोला जाता है। इस टाइम में जब एसयूवी एक बहुत ही ओवर यूज्ड टर्म है, तो ऐसे में थार कुछ एक ऐसी गाड़ियों में से है जो आज भी एसयूवी की इज़्ज़त बचाए हुए हैं। तो अभी अक्टूबर में ही मैंने जो न्यू महिंद्रा थार है वो परचेज़ करी है, और अभी तक इस पर मैं 2000 किलोमीटर या 2200 किलोमीटर के राउंड ट्रिप कर चुका हूँ। और ये जो है एक पेट्रोल वर्जन है, पेट्रोल ऑटोमेटिक। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसमें मैंने क्या क्या अभी चीज़ें कराई हैं, क्या क्या पेंडिंग है और आगे के मेरे क्या प्लान्स हैं। तो चले शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है न्यू महिंद्रा थार। अभी तक एक्सटीरियर्स में मैंने इसको मोस्टली स्टॉक ही रखा है, अंदर भी ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये एक जो है यहाँ पे एसेसरी लगवाई हुई है। इसमें जो डार्क लॉट पैक है वो लगा हुआ है, तो इसका अंदाज़ा आपको इससे लग जाएगा कि यहाँ पे जो है एक ये ब्लैक प्लास्टिक लगा हुआ है। दोस्तों बॉडी पे मैंने इसको ज़्यादा क्रोम नहीं रखा है, बहुत ही कम क्रोम है, वो बेसिकली कुछ एसेसरीज़ में है यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसके बारे में आगे डिटेल में बात करते हैं। तो इसमें जो है डार्क लॉट पैक लगा हुआ है महिंद्रा की तरफ से, जो एसेसरीज़ आती हैं। तो बाहर ये जो डोर प्रोटेक्टर लगा हुआ है और ये जो क्रोम लाइनिंग लगी हुई है, ब्लैक पट्टी, इसके ऊपर क्रोम लाइनिंग लगी हुई है। तो यही है बेसिकली जो क्रोम है दोनों तरफ हमारी गाड़ी में। मैं क्रोम का ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ। यहाँ पे है ये 4x4 की बैचिंग, जिसके लिए गाड़ी फेमस है, और यही हमें चाहिए थी। पर्टिकुलरली इस मॉडल में टायर्स की बात करूँ तो थार में 2 टायर्स आते हैं, एक सीएट के आते हैं, एक एमआरएफ के आते हैं। तो ये हैं एमआरएफ के वॉन्डरर 18 इंचज़ के अलॉय के साथ, ऑल टेरेन टायर्स हैं ये। तो अब अगर हम इसके बैक की तरफ आते हैं, तो बैक में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जो लाइट्स पे है, टेल लाइट्स पे लगा हुआ है, ये भी डार्क लॉट पैक का ही पार्ट है। एक पीछे की तरफ एक टायर है। ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं, तो बेसिकली ये है इसका रियर डिफॉगर। ये हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, और ये जो आप लाइंस आप देख रहे हैं, ये इसका रियर डिफॉगर है पीछे की तरफ। दिस इज़ वन ऑफ द गुड पार्ट्स के इस गाड़ी में रियर डिफॉगर दिया गया है। और सेम इस तरफ भी ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एक्सटीरियर्स में मोस्टली महिंद्रा की एसेसरीज़ हैं, सारी महिंद्रा की एसेसरीज़ हैं। तो अब अगर हम नीचे की तरफ यहाँ पे बात करें, तो ये हैं जो यहाँ पे सेंसर्स हैं, बैक सेंसर, ये है कैमरा, और ये है एक और बैक सेंसर। तो बेसिकली 2 बैक सेंसर्स और एक कैमरा। तो ये इसके टॉप मॉडल में भी नहीं आता है। और जैसा कि मैं कह रहा था, ये है एक पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट। तो ये है एलेक्स हार्ड टॉप, जो कि पेट्रोल ऑटोमेटिक है। तो ये टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है, इसमें भी बैक कैमरा नहीं आता है, तो ये आपको अलग से लगवाना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए दोस्तों, अब मैं लेके चलता हूँ आपको अंदर की तरफ और दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन या चेंजेस करवाए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ इसमें अंदर, जिस चीज़ को मैं कहना चाहता हूँ कॉकपिट। तो चलिए लेके चलता हूँ आपको इससे कॉकपिट की तरफ। तो इसको हम बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको अभी बंद करते टाइम एक थर्ड सुनाई दे गया होगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ महिंद्रा थार, जो मुझे पसंद आया। ये यहाँ पे मेरा गोप्रो का बॉक्स है, इसको पीछे रख देते हैं। तो अब अगर मैं इंटीरियर्स की यहाँ पे बात करूँ, तो ये है हमारा जो सेंटर कंसोल है वो। यहाँ पे कुछ बटन्स हैं, जिसमें से ये 4 ही हैं जो मेन आपके काम के हैं। एसी कंसोल, देन एसी वेंट्स। ये एसी वेंट्स जो गोल तरीके के यहाँ पे दिए गए हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं देखने में। साथ साथ ये बाहर पियानो फिनिश और अंदर जो है क्रोम फिनिश हल्की सी। तो दोस्तों चाबी घुमा रही, ये जो एनिमेशन है ये गजब की एनिमेशन है। और यहाँ पे भी अभी ये देखिए महिंद्रा राइज एंड शाइन। बट मैं जो फ़ैन हूँ, ये अभी आपको यहाँ पे इंडिकेटर बता रहा है कि आपका लेफ़्ट साइड का जो है वो दरवाज़ा खुला हुआ है। तो ये जो एनिमेशन अभी यहाँ पे होगी ना दोस्तों, ये एनिमेशन बहुत ही गजब है, और मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बट अभी इसमें जो सबसे एक पेनफुल स्टार्ट जो अभी तक मेरे लिए बेसिकली वो है 4x4 नॉट एंगेज्ड इन 2543 किलोमीटर्स। सो अभी हमने पूरी केरला यहाँ पे साउथ इंडिया ट्रिप करी है, तो उसमें कहीं पे भी 4x4 एंगेज करने का मुझे मौका नहीं मिला। तो अब अगर मैं आगे चलते हुए यहाँ पे बात करूँ, तो एक जो यहाँ पे इन्हांसमेंट मैंने करी है लुक में इंटरनल, वो ये है, दीज आर दी स्टील बैजेस फॉर थार। एक ये यहाँ पर है, और एक अगर मैं आपको दिखाऊं, आपको मेरे माइक्रोफोन की वायर हटाओ तो पहले, तो एक है ये यहाँ पे 4x4
और यहाँ पे थोड़ा सा लुक दिया गया है ये पहाड़ की तरह एनिमेशन बना के। तो ये है जो मैंने ड्राइव नेशन से ऑर्डर किया है। इंस्टाग्राम के थ्रू आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मैं नंबर भी जो है उनका डाल दूंगा, यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा अभी स्क्रीन पे। और अगर और इंटरनल्स की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने कुछ चेंज नहीं किया है ज़्यादा, यहाँ पे वही सब सेम है। तो यहाँ पे ये आर्मरेस्ट मैंने लगवाया है, ये महिंद्रा से है और ये महिंद्रा शोरूम से ही फिट हुआ है। यहाँ पे एकदम फिट हो गया नट्स में, प्लस यहाँ पे अंदर आपको थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिलती है। तो इसमें आर्मरेस्ट की एक ही प्रॉब्लम है कि आपका आधा जो है यहाँ पे बॉटल होल्डर खा जाता है, वैसे ही आपको स्पेस कम मिलती है थोड़ी, बट कोई बात नहीं, इतना चलता है, इतना वी कैन एडजस्ट। तो इससे बहुत ही आसानी हो जाती है। जो आप लॉन्ग ड्राइव से जाते हैं तो अपने हाथ को रख सकते हैं, आपका जो को पैसेंजर है वो हाथ आराम से रख सकता है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे ऑडियो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने ये DD ऑडियो का जो है सेटअप लगवाया है। ये मोटर कॉन्सेप्ट से बेसिकली लगाया दिल्ली से। तो इसमें यहाँ पे जो अपने स्पीकर्स होते हैं वो चेंज किए गए हैं। एक ट्विटर वहाँ पे है, एक ट्विटर जो है यहाँ पे है, और ये वाला स्पीकर नीचे का चेंज किया गया। प्लस यहाँ पे 2 ट्विटर और 2 स्पीकर का जो अपना सेटअप है वो रखा गया है। DD ऑडियो का ही है यहाँ पे सब कुछ। स्टॉक स्पीकर्स को निकाल के चेंज कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको पीछे का सेटअप दिखाता हूँ, जो मैंने ऑडियो के लिए एक बूफर लगवाया है, प्लस जो मैंने कैंपिंग के लिए एक ट्रे लगवाई है। तो दोस्तों ये जो बूफर है यहाँ पे मोटर कॉन्सेप्ट से ही लगा है, ये पूरे उसी सेटअप का पार्ट है। और इस पूरे सेटअप ने मेरे को अराउंड 65,000 कॉस्ट किया है। यहाँ पे ये इसकी वायर है जो आगे से आती है। ये वायर की केसिंग जो थोड़ी सी फट गई है, बट वायर अभी भी इंटैक्ट है। इसको टेप लगा के मुझे बंद करना है। तो यह यहाँ पे पोल्क ऑडियो का जो बेसिकली 8 इंच का सबवूफर है वो है। इसको लगाने के बाद जगह कम हो जाती है, तो मेरे को जब भी कहीं ट्रिप पे जाना होता है, जब मेरे पास लगेज ज़्यादा है, तो बेसिकली मैं इसको पीछे पुल करता हूँ, रोटेट करता हूँ और इसको निकाल के बूफर को अपने घर पे रख जाता हूँ। तो ये एक बहुत ही ईजी टू रिमूव मैकेनिज़्म है, एंड यही मेरे को सबसे बढ़िया लगी इसकी बात। इसको आप ऐसे रोटेट करके डालेंगे बस, और ये हो गया फिट। तो दोस्तों ये है हमारे पास यहाँ पे महिंद्रा के ही ओरिजिनल जो है सनशेड्स, जो बेसिकली आपके ग्लासेस में बैठ जाते हैं। इनको मैं नहीं दिखाऊंगा, दिस आर नॉट सो इंटरेस्टिंग, तो इनको साइड में यहाँ पे डाल देते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो मेरे फ्यूचर के प्लान्स है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये एक कैंपिंग ट्रे लगवाई गई है। ये ओरिजिनल महिंद्रा एसेसरी ही है, तो ये एक काफ़ी यूज़फुल एसेसरी है। आप जो है ब्यूटेन का स्टोव या कोई भी जो स्टोव आप यूज़ करते हैं, या जिस भी टाइप का फ्यूल यूज़ करना चाहते हैं, इस पर कुछ रख के खाना चाहते हैं, अपना लैपटॉप रखना चाहते हैं, तो आप काम कर सकते हैं। तो स्टोव्स के लिए यहाँ पे एक ये जो हीट डिसिपेटिंग स्ट्रक्चर भी से बोलते हैं, छेद दिए गए हैं, यहाँ से हीट निकल जाएगी। यहाँ पे एक बड़ा सा होल है, ये शायद यहाँ पे जो है आप ग्लास रख सकते हैं। तो ये महिंद्रा की ही ओरिजिनल एसेसरी है, और इसको बंद करने के लिए आपको ज़ोर से प्रेस करना होता है। तो अब मैं एक ऐसे एसेसरी की बात करूँ जो मैं हमेशा अपनी गाड़ी में रखता हूँ, तो वो है ये बर्गमैन का एयर पंप। ये ऑटोमेटिक वाला है और डिजिटल पंप है। तो इसमें आपको ये हवा भरने के लिए और कनेक्ट करने के लिए जो है ये एक कनेक्टर मिल जाता है, जो आपके लाइटर पोर्ट में 12 वोल्ट के पोर्ट में कनेक्ट हो जाता है। तो ये एक मस्ट है अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जाते हैं तो दोस्तों एक और चीज़ की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैंने इस गाड़ी पे PPF कराया है डिटेलिंग बुल, जो अपना द्वारका में उनका मेन सेंटर है उनसे। तो यहाँ पे PPF हो रखा है इस गाड़ी के ऊपर, क्योंकि ब्लैक कलर था, पेंट प्रोटेक्शन तो मुझे करना ही था। सिरामिक करूँ या फिर PPF करूँ या फिर ग्रेफिन कोटिंग करूँ, इसमें बहुत कंफ्यूज था। उन्होंने बोला कि अगर ब्लैक है तो PPF ही करो। हालांकि मेरे बजट से थोड़ा ऊपर गया, बट उनकी बात मानते हुए, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, तो उनकी बात मानते हुए मैंने इसमें PPF कराया है। तो PPF में मुझे अभी तक तो कोई इशू नहीं दिखा है कहीं पे भी। उन्होंने जो है बोला था कि 2-3 दिन एक हफ्ते बाद आपको हमारे पास वापस लानी पड़ेगी गाड़ी, देखने के लिए कि PPF वहीं से निकल रही है या नहीं। तो दोस्तों एक जगह पे जो है उसी टाइम पे इशू आ गया था, वो निकल गई थी, बट मैं ले जाऊँ उनके पास इसलिए नहीं पाया क्योंकि मेरे को जो है दिल्ली से निकलना था बैंगलोर के लिए। बैंगलोर में मेरे को अपना कुछ काम था, तो उसके लिए मुझे निकलना था, और मैंने इस बार प्लान किया था कि मैं थार से ही आऊँगा। तो मेरे 5000 किलोमीटर्स में से एक ट्रिप 2100 किलोमीटर का, तो वही था 5500 किलोमीटर्स में से दूसरा ट्रिप जो है मैंने अभी रिसेंटली ही किया है, वो था अपना बैंगलोर, पौंडीचेरी, धनुषकोडी, कन्याकुमारी, मुन्नार एंड देन बैक टू बैंगलोर। ये वाला सर्किट जो है पूरा, ये अराउंड 2300 किलोमीटर्स का मुझे पड़ा है। अगर मैं वैसे बात करूँ तो 2300 किलोमीटर्स, 23 या 2200 किलोमीटर्स का ये पूरा सर्किट पड़ा।
तो 5,000 5,500 में से 2 ये ट्रिप्स मिला के ही मेरा मेजर जो है 4,500 के करीब तो जो है मेरी गाड़ी इन्हीं ट्रिप्स पे चली है। तो उन ट्रिप्स पे मुझे इस गाड़ी ने कोई इशू नहीं दिया, ज़ीरो इश्यूज़ ऑफ साउंड, या मुझे कभी नहीं लगा पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों उन ट्रिप्स पे 4,500 किलोमीटर 2.5 महीने में या 2 महीने में, जो बेसिकली 2.5 महीने में मैंने 5,500 किलोमीटर टोटल अगर मैंने इसको चलाया है, उसमें से 4,500 के लगभग ये ट्रिप्स पे ही चली है, हाईवेज़ पे चली है। तो वहाँ पे भी मुझे कोई इशू नहीं लगा। हाँ, आप इसके सस्पेंशंस में वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं सेडान वाला कि चिपक के चलेगी रोड से, आपको झटके कम लगेंगे। इसमें झटके लगेंगे, इसमें लैडर ऑन चेसी फ्रेम है, प्लस इसका जो सस्पेंशन है वो ऑफ रोड और ऑन रोड डायनामिक्स के हिसाब से एक मतलब स्वीट स्पॉट ढूंढा गया है और ट्वीक किया गया है। ये गाड़ी जो है ऑफ रोड का किंग है। तो आप इसमें सेडान के लेवल का जो अंदर कंफर्ट है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही करिएगा। तो दोस्तों जो है बम्प्स अंदर आपको महसूस होंगे ट्रिप्स पे, हाईवेज़ पे अगर कोई गड्ढा आएगा तो आपको अंदर काफ़ी ज़्यादा महसूस होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई बोलता है कि नहीं महसूस होता तो वो गलत बोल रहा है। तो दोस्तों अब अगर मैं यहाँ पे एक ओवरऑल एवरेज या ओवरऑल माइलेज की बात करूँ इस गाड़ी की, तो इस गाड़ी ने मुझे 5,500 किलोमीटर में अभी तक मैं बोलूँगा कि मेरे को ऑन एन एवरेज 10 से 11 के बीच में इसकी एवरेज रही है। कहीं पे मैंने 16 की एवरेज भी निकाली है। अगर मैं अपने हैदराबाद से बैंगलोर की ड्राइव की बात करूं जिसमें बारिश आ रही थी, तो उस वजह से हम लोग 60-65 से ऊपर नहीं जा पाए थे स्पीड में। तो उस टाइम पे 16 या 17 की एवरेज भी निकाली है मैंने इस गाड़ी से, और वहीं पे मैंने 8 की भी निकाली है। 8 की तब जब मैं इसको भगा रहा था, 100, 120, 110 ऐसे भाग रही थी उस टाइम पे। हाँ, इसने 8 की भी एवरेज दी है, और उस टाइम पे जो अंदर कंसोल में शो होती है वो 7.8 की माइलेज थी। तो मैं अगर पेट्रोल वाइज या और जितना पेट्रोल मैंने फिल कराया उस हिसाब से बात करूं तो ऑन एन एवरेज 8 के आसपास की ही उसकी जो है माइलेज थी। तो दोस्तों जब मैं ये गाड़ी ले रहा था तो उस टाइम पे भी काफ़ी वीडियोस मैंने देखी थी जिसमें ये कहा गया था कि आपको जो है 6-7 की माइलेज मिलेगी एक ऑटोमेटिक पेट्रोल वर्जन में। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे नहीं पता वो क्लेम्स किस बेसिस पे किए गए थे, या मतलब या फिर वो हो सकता है टेस्ट ड्राइव व्हीकल्स के रिव्यू करते हुए किए गए हों। बट अब मेरी ये खुद की गाड़ी है, और अगर मैं इसमें बात करूं तो मेरे को 8 से नीचे की एवरेज कभी नहीं मिली है। 8 ही मेरे को तब मिली है जब मैं इसको बहुत तेज़ भगा रहा था, 100-120 पे हम लोग चल रहे थे, या हमें कोई डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना था, तो उस टाइम पे मैं तेज़ चला रहा था, तब मुझे इसमें 8 की एवरेज मिली है। बट अगर मैं इन जनरल बात करूँ तो सिटी में भी मुझे 9-10 या 8 से 10 के बीच में एवरेज रहती है। यहाँ पे बैंगलोर जैसी सिटी में जहाँ पे दबा के ट्रैफिक रहता है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है, उसमें भी आप बहुत सारे रेड लाइट्स हैं, आपका जो इंजन को गियर शिफ्ट आप बहुत जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं, तो उस केस में 8 से 10 के बीच में एवरेज रहती है। मिनिमम 8 की एवरेज मैंने अभी तक अपनी गाड़ी पे देखी है। और अगर मैक्सिमम एवरेज की बात करूँ तो मैक्सिमम तो मैंने आपको बताई दी, जैसे कि मैंने 16 की एवरेज देखी, मतलब जो है निकाली हुई है इससे। और हमारी जो दिल्ली बैंगलोर वाली ट्रिप थी उसमें हमने 12 से 13 की एवरेज ऑन एन एवरेज निकाली थी पूरी ट्रिप पे, अगर मैं पूरे 2100 किलोमीटर की बात करूं तो। दोस्तों ये एक 2 लीटर का TGDI इंजन है, टर्बो इंजन है। इससे आप और ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। आपको 10-12 की एवरेज दे रहा है, बहुत अच्छी एवरेज है इस इंजन के लिए, इस पावर के लिए, जो पावर इसके हुड के नीचे है। दोस्तों आप एक टर्बो इंजन से, 2 लीटर के टर्बो इंजन से और ज़्यादा अगर आप माइलेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक सेडान वाली, या फिर एक मैं कहूँगा सिटी वाली, या कोई भी टोयोटा की गाड़ी की एवरेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक सेडान की, तो वो बहुत ही गलत एक्सपेक्टेशंस है। पहली बात तो ये 2 लीटर का इंजन है, एक टर्बो इंजन है। अगर आपको 10 से 12 की एवरेज दे रहा है तो बहुत अच्छी एवरेज है, मेरा यकीन मानिए। दोस्तों अगर अब मैं बात करूँ इस गाड़ी को चलाते टाइम कॉन्फिडेंस की, या गड्ढों में जाते टाइम, तो मुझे कहीं पे भी ये नहीं लगता कि गाड़ी कहीं नीचे टिकेगी। इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही अच्छा है, नीचे से कहीं पे भी नहीं लगती है, किसी भी बम्प पे नहीं लगती है। वहीं पे जब मैं हमेशा चलाता हूँ तो मेरे को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि स्पीड ब्रेकर पे लगेगी या इस गड्ढे में उतरते टाइम या निकलते टाइम लगेगी, तो बहुत ही ध्यान से निकालनी पड़ती है। पर इसके ग्राउंड क्लियरेंस के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास लीडिंग ग्राउंड क्लियरेंस है, काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। तो दोस्तों जब मैंने गाड़ी ली तो मेरे से बहुत से लोगों ने पूछा कि मैंने पेट्रोल क्यों ली है, डीजल क्यों नहीं ली, या फिर अभी भी जब मैं जाता हूँ पेट्रोल पंप पे जब पेट्रोल भरवाता हूँ तो लोग पूछते हैं कि पेट्रोल क्यों ली, इतनी बड़ी गाड़ी, क्या ही एवरेज देती होगी। तो मेरा जो इसको पेट्रोल लेने का मेन रीज़न था वो ये था कि एक तो दिल्ली NCR में मेरे को 6 महीने बाद दिल्ली NCR ही जाना है। तो इसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि दिल्ली NCR में इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 15 साल है, अकॉर्डिंग टू जो भी करंट के अपने कानून हैं उनके हिसाब से। वहीं पर डीजल व्हीकल 10 साल से ज़्यादा नहीं चल सकती हैं। दूसरा रीज़न ये है कि मेन रीज़न ये है कि जो DEF वाला इशू है वो BS6 इंजन्स में बहुत ज़्यादा आ रहा है। प्लस
डीजल जो है हाई ऑल्टीट्यूड पे या माइनस टेम्परेचर्स में जो है जम जाता है। तो वो भी एक इशू है, आपको अलग से एडिटिव्स डालने पड़ते हैं अपने डीजल टैंक में या डीजल के साथ, जिसको जमने से रोकते हैं माइनस टेम्परेचर्स में। तो मेरे को एक वो इशू नहीं चाहिए था, मेरे को ये एक नहीं चाहिए था हेडेक कि मेरे को कभी भी DEF का इशू आ सकता है या मेरे को गाड़ी का बहुत ध्यान रखना है। तो जब आप ऐसे ट्रिप्स पे जाते हो तो जनरली ये इश्यूज़ आपको नहीं चाहिए होते या हेडेक आपको नहीं चाहिए होता कि मुझे नहीं पता कि DEF का इशू कब आएगा। DEF का इशू बहुत ही कॉमन है BS6 इंजन में, डीजल इंजन में। तो एक उस हेडेक से बचने के लिए भी मैंने पेट्रोल इंजन लिया है। तो दोस्तों अब अगर मैं आपको बताऊं कि एक 4x4 व्हीकल महिंद्रा थार जैसे व्हीकल में ऑटोमेटिक क्यों लिया, मैंने मैनुअल क्यों नहीं लिया, तो अगर कुछ लोगों का ये मिथ है कि जो ऑटोमेटिक जो है पहाड़ों पे नहीं चढ़ पाती है या उतरते टाइम वो अपने आप टॉप गियर में चली जाएगी या स्पीड के हिसाब से अपने आप गियर हाई कर लेगी, तो मैं बता दूं कि एक मैनुअल वहाँ पे भी एक ऑप्शन होता है कि आप उसको मैनुअल में डाल सकते हैं और आप लिमिट कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी इससे ऊपर, इस गियर से ऊपर ना जाए या इसी गियर में रहे। तो अभी तक तो ऑटोमेटिक गाड़ी में कहीं पे भी चढ़ाने में, उतारने में या कहीं पे भी चलाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ऑफ रोड करते टाइम भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप पहाड़ उतर रहे हैं तो आप मैनुअल मोड में डाल के उतर सकते हैं। पूरा जो है बेसिकली केरला का जो ट्रिप या केरला में जो पूरा हम केरला से वापस आ रहे थे उस टाइम पे पहाड़ों पे से मैनुअल मोड में चलाइए, अपने आप जो है गाड़ी डाउन शिफ्ट कर लेती है, बट उस गियर से अप शिफ्ट कभी नहीं करेगी। अगर आपकी स्पीड बढ़ी है तो भी आपको इंजन ब्रेकिंग वहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो स्टॉक हेडलैम्प्स हमें मिलते हैं महिंद्रा थार के साथ, तो ये इनफ हैं एक नॉर्मल सिटी ड्राइव में या एक नॉर्मल कंडीशंस में। बट जैसे ही आपको स्नो मिलता है या फिर रेनफॉल मिलती है, ये बिल्कुल भी इनफ नहीं रहते हैं। तो मेरा प्लान है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाई जाएँ या फिर इनके स्टॉक हेडलैम्प्स को अपडेट किया जाए। सिर्फ हेड बल्ब्स को पूरी की पूरी लाइट LED लगवाने का, मेरा वाइट लाइट लगवाने का तो बिल्कुल मूड नहीं है, क्योंकि रेन और स्नो में वो भी किसी काम की नहीं रहती। मुझे इसको येलो या फिर येलो के स्पेक्ट्रम पे ही रखते हुए बल्ब्स को चेंज करना है। तो अगर आपके पास कुछ सजेशंस हैं मेरे लिए हेडलैम्प्स के या एक्सटर्नल लाइट्स के, तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे लाल जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए और बेल आइकन को भी साथ ही साथ प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरी वीडियो पोस्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए।